हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ्स वन का चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। मैथ्स वन के दो चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो गए हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, किसी को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियोस देखने हैं तो आप लोग यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करिए M1C2 सलमान सर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर किसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के वीडियोज़ देखने हैं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिए M1C3 सलमान सर। ओके फाइन, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं। हिंदी में बोलूँ तो किसी चीज़ के होने की कितनी संभावना है, इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी टर्म्स हम लोग डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल श्योरली कम। ठीक है, मान लो कि आपके दोस्त लोग किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, उन्होंने आपसे भी पूछा कि भाई तू आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि हाँ मैं पक्का आ रहा हूँ। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर मान लो आपका जाना नहीं हो पाएगा तो आप बोलोगे नो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कम। ठीक है, तो ये भी क्या बता रहा है, किसी चीज़ के होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बता रहा है। ओके, उसी तरीके से आई विल मोस्ट प्रोबेबली बी देयर बाय द इवनिंग, मैं शाम तक के आने की कोशिश करूंगा या फिर शाम तक आने के मेरे ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, देर आर लेस चांसेस दैट दे विल लूज टुमारोज मैच। कोई टूर्नामेंट कैचअप कर रहे हो आप लोग और किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, वो टीम बहुत फॉर्म में चल रही है, तो आप क्या बोलोगे कि कल की जो मैच है उसके अंदर हारने के चांसेस नहीं है, जीतेगी अपनी टीम। ठीक है ना, चलो तो खैर ये सब चीज़ें हमें क्या करती है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताती है। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे कि देखो ये दो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। आई विल श्योरली कम का मतलब क्या, कि मैं पक्का आने वाला हूँ, यानी कि यहाँ पर तुम्हारे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100% है। ठीक है, उसी तरीके से इट्स नॉट पॉसिबल के लिए प्रोबेबिलिटी का परसेंट कितना हो जाएगा, 0%। मेरा भाई कोई चांस ही नहीं आने का, पेरेंट्स साफ साफ मना कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकली इन प्रोबेबिलिटीज़ को बता रहे हैं, चांसेस को बता रहे हैं, वैसे हम लोग को क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे जा करके सब समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, और 100 से हमेशा छोटी होगी या फिर बराबर होगी। ठीक है, परसेंटेज वाइज, हाँ ये परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 100 से ज़्यादा कभी परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, और 0 से कम कभी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में हो नहीं सकती। जैसे तुम्हारे मार्क्स हैं, ठीक है, तुम्हारे मार्क्स कभी भी 0 से नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, अगर तुम पेपर में कुछ नहीं भी लिख रहे हो तो तुमको 0 से कम तो नहीं मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम कितने मिलेंगे, 0% मिलेंगे, उससे कम तो नहीं मिल सकते। हाँ आगे जाओगे 11th-12th स्टैंडर्ड के अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहाँ पर माइनस में भी मार्क्स जाते हैं। खैर अभी फ़िलहाल नेगेटिव मार्किंग अपने को नहीं है। ठीक है ना, तो तुम्हारे मार्क्स कम से कम कितना हो सकते हैं, 0, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकते हैं, 100%। 100% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर ही नहीं सकते, तो वैसी प्रोबेबिलिटी भी होती है। ठीक है, कभी भी 0 से कम नहीं होगी और 100 से ज़्यादा नहीं होगी, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 100। ओके फाइन, अच्छा ये तो हो गया परसेंटेज में। फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फ्रैक्शन में प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, फ्रैक्शन में प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, अब किसी को अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके बारे में हम लोग आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। चलो तो कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो हम इस चैप्टर में अक्सर देखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी आउटकम्स के बारे में हमें पता है, लेकिन उन आउटकम्स में से कौन सी वाली श्योरली होगी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एमआई वर्सेस सीएसके की मैच हो रही है। ठीक है ना, आईपीएल तो देखते होंगे अक्सर बच्चे। चलो तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की मैच हो रही है, तो इस मैच को हम क्या बोलेंगे कि ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसकी आउटकम्स क्या क्या हो सकती है उसके बारे में हमें पता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी आउटकम होगी उसके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं इससे, कि एमआई मैच जीत जाए, एक आउटकम। दूसरी आउटकम क्या है कि सीएसके मैच जीत जाए। तीसरी आउटकम क्या है कि बारिश वगैरह की वजह से मैच जो है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, टाई तो होगी नहीं, वैसे अगर टाई होती है तो सुपर ओवर करके किसी ना किसी को जिता दिया जाता है, मतलब जीत जाती है कोई ना कोई एक टीम। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर एमआई और सीएसके की मैच हो रही है तो यही तीन आउटकम्स में से कोई एक आउटकम आएगी, लेकिन कौन सी आएगी इसके बारे में हम गारंटी से नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इस मुंबई वर्सेस सीएसके की मैच को हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है,
एक और एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि मैंने क्या किया, एक डाई थ्रो किया। लूडो तो खेले होंगे सब लोगों ने, ठीक है ना। तो लूडो के अंदर जो गोटी होती है ना, जिसको डाई बोलते हैं, ठीक है, DIE डाई, ठीक है। सिंगुलर डाई होता है, प्लूरल डाइस होता है, और ये हम लोग बहुत देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके फाइन, चलो। तो तुमने क्या किया, एक डाई फेंका। अब डाई फेंकोगे तो तुमको नंबर्स मिलेंगे 1 से लेके 6 तक। 1 से छोटा नंबर नहीं मिलता, 6 से बड़ा नंबर नहीं मिलता। तो तुम्हें पता है कि डाई थ्रो करने पे तुम्हें क्या मिलने वाले हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर्स मिलने वाले हैं। तो क्या क्या आउटकम होगी, आउटकम हो सकती है 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, ठीक है। दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स, ये आउटकम्स आ सकती है, लेकिन इनमें से कौन सी आएगी इसके बारे में कोई गारंटी है क्या, नहीं, ठीक है। इसीलिए डाई को थ्रो करना ये क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अगली बात समझ में, ठीक है। आउटकम की बात करते हैं। रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एन आउटकम, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट्स हमको मिलते हैं उनमें से हर एक रिजल्ट को एक आउटकम बोला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाई थ्रो किया हम लोगों ने, या फिर कॉइन टॉस करें, ये भी हम लोग बहुत देखेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। मैंने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने पे मुझे क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा, ठीक है, तो ये एक आउटकम है, या फिर मुझे क्या मिल सकता है, टेल मिल सकता है, ये भी क्या है, एक आउटकम है, ठीक है। कॉइन टॉस करने पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो दोनों भी एक एक क्या है, आउटकम्स हैं, ठीक है। हेड एक आउटकम है और टेल क्या है, एक आउटकम। फाइन, बहुत आसान आसान टर्म्स हैं। चलो नेक्स्ट है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं उन सब के आने के इक्वल चांस हैं। हरी बात समझ में। जैसे कि मान लो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच हो रही है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बढ़िया टीम है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर इंडिया वर्सेस कोई ऐसी टीम की मैच हो रही है जो बहुत ही कमज़ोर है, कोई भी टीम ले लो, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ऐसी किसी टीम का, ठीक है। कोई भी टीम है, मान लो XYZ, ठीक है, वो बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ पर जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा चांसेस किसके हैं, इंडिया के, क्योंकि हमें पता है कि कमज़ोर टीम है, इसकी पुराने रिकॉर्ड्स भी हम लोगों ने देखे हैं कि नहीं खेल पाती उतना अच्छे से, ठीक है। तो हमें पता है कि भैया ये टीम के हारने के चांसेस कितने हैं, ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि मान लो इंडिया के जीतने के चांसेस 90% है, जीतने के चांसेस 90% है, और XYZ के जीतने के चांसेस क्या है, 10% है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसकी आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है, लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच होगी तो हम नहीं बोल सकते कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर तो 50% चांसेस इंडिया के जीतने के हैं और 50% चांसेस ऑस्ट्रेलिया के जीतने के, दोनों के चांसेस 50-50% है। तो यहाँ पर जो आउटकम्स होंगी उनको हम बोलेंगे कि ये कैसी आउटकम्स है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग डाई थ्रो कर रहे हैं तो इनमें से हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, हर एक के आने के चांसेस सेम है। तो यहाँ पर जो आउटकम्स है ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। उसी तरीके से कॉइन टॉस करोगे तो हेड आने के भी चांसेस उतने ही हैं और टेल आने के भी चांसेस उतने ही हैं, यानी कि हेड या फिर टेल का आना भी इक्वली लाइकली आउटकम्स में आ जाएगा। ओके फाइन, चलो। तो यहाँ पर और कुछ बताने लायक है क्या, हाँ। अब देखो यहाँ पर एक बायस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक कॉइन है जो फेयर है, फेयर कॉइन यानी कि गोरा कॉइन है ना, फेयर कॉइन यानी कि ऐसा कॉइन जिसमें कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है, कोई गड़बड़ वाला कॉइन ना हो। तो अगर कोई गड़बड़ वाला कॉइन ना होगा तो उसमें हेड और टेल आने की इक्वल चांसेस होंगे, यानी कि 50% चांसेस होंगे कि हेड आए और 50% चांसेस होंगे कि टेल आए। तो यहाँ पर तो जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है। लेकिन मान लो कि बाइज्ड कॉइन है, बाइज्ड कॉइन यानी कि खोटा सिक्का, ठीक है। इस कॉइन के अंदर कुछ तो ऐसी गड़बड़ कर दी गई है जिसकी वजह से इसमें ना हेड बार बार दिखाता है और टेल बहुत कम आता है। मान लो कि 90% ऑफ द टाइम्स तुमको क्या दिखाता है, हेड दिखाता है, सपोज कर रहे हैं हम लोग, और 10% ऑफ द टाइम्स तुमको क्या दिखाता है, टेल दिखाता है। तो इस कॉइन को फेयर कॉइन नहीं बोला जाएगा, ये एक बायस्ड कॉइन है और इसकी जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। उसी तरीके से बायस्ड डाई भी होती है जिसके अंदर कोई एक नंबर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्म जो है, मतलब इसके बाद भी आने वाले हैं टर्म्स, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को 2 एक्सरसाइज करने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का मतलब क्या होता है, सैम्पल स्पेस में हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स होती है उसको किसी एक सेट में लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो डाई फेंकने पे ये आउटकम्स मिलेंगी, तो इन आउटकम्स को मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेट बना करके लिख दे रहा हूँ सेट में, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको तुम लोग करली ब्रैकेट बोलते हो, ठीक है। इनका नाम ब्रेसेस है, ठीक है, करली ब्रैकेट में, इनको ब्रैकेट्स बोलते हैं, दीज आर ब्रैकेट्स,
ओके फाइन। और जो राउंड होते हैं ना, ये राउंड ब्रैकेट नहीं है, इनको बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। हायर स्टैंडर्ड में जाओगे 11th-12th के अंदर तो पता चलेगा कि मैथमेटिक्स में तीनों का मतलब अलग होता है, मैथमेटिक्स में तीनों का मतलब अलग होता है, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स पढ़ोगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है तीनों में। चलो, तो क्या कह रहा था मैं कि हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डाई फेंकने में ये आउटकम्स है, इन आउटकम्स को मैंने क्या किया, एक सेट में लिख लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि सेट को नाम भी देना पड़ता है, तो मान लो इस सेट को हम नाम दे रहे हैं एस, कैपिटल एस, ठीक है। कैपिटल एस किसके लिए डिनोट होता है, सैम्पल स्पेस के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सेट में सारी आउटकम्स लिख दिया डाई की, ठीक है, और उस सेट को नाम दे दिया एस। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओमेगा क्या है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था ना, अल्फ़ा बीटा, ये क्या है, ग्रीक के अल्फ़ाबेट्स हैं। उसी तरीके से ओमेगा भी क्या है, एक ग्रीक का अल्फ़ाबेट है, ग्रीक की ABCD का कोई एक लेटर है, ओके फाइन। समझ में आ गया। तो दोनों में से किसी एक से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अक्सर हम लोग एस से ही रिप्रेजेंट करेंगे सैम्पल स्पेस को, ठीक है। समझ में आ गया सैम्पल स्पेस क्या है। सैम्पल स्पेस वो सेट है जिसमें सारी पॉसिबल आउटकम्स आती हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की, और उस सेट को हम लोग इससे डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, ठीक है, फॉर सैम्पल स्पेस। चलो, वी आर रेडी फॉर दी प्रैक्टिस सेट नाउ। प्रैक्टिस सेट 5.2 है यहाँ पर। तो हाँ, 5.1 बहुत आसान है, जो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला सब क्वेश्चन है, वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन, ठीक है। इन साइट्स के बारे में वनीता को पता है और इनमें से कोई एक जगह वो जाने वाली है समर वेकेशन में, ठीक है। तो वो कौन सी जगह जाएगी, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो इनको काउंट कर लो, ठीक है। इतनी ही पॉसिबिलिटीज हैं उसके पास, जो जगह पता है वहीं जाएगी, ठीक है। तो अजिंता जा सकती है, एक पॉसिबिलिटी। महाबलेश्वर जा सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी। लोनार सरोवर तीसरी। ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चौथी पॉसिबिलिटी। ये पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं, ठीक है। तो टोटल देर आर 8 पॉसिबिलिटीज़ कि वो किसी एक को चूज़ करके वेकेशन पे जाए, ठीक है। समझ में आ गया, एकदम ईजी है। अगला सवाल, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली, ठीक है। तो कोई भी एक दिन अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो कौन सा सिलेक्ट कर सकता हूँ, मंडे सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर ट्यूसडे कर सकता हूँ, या फिर वेंसडे कर सकता हूँ। तो ऐसे मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर मुझे वीक में का कोई एक दिन सिलेक्ट करना है तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 7, क्योंकि 7 दिन होते हैं हफ्ते के अंदर, ठीक है ना। ये भी समझ में आ गया। चलो, अगला सवाल, सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से आप एक कार्ड अगर सिलेक्ट करना है आपको, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 52 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है ना। कोई भी एक कार्ड करना है, 52 ऑप्शंस हैं तो 52 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, उनमें 10 से लेकर 20 तक नंबर लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है, कोई भी एक कार्ड को रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कार्ड सिलेक्ट करने की, या फिर कितने ऑप्शन है ऐसे बोले, ठीक है। तो 10 आ रहा है किसी के माइंड में, 10 ऑप्शन है भाई। अगर 10 आ रहा है तो 10 गलत है, ठीक है। देखो, 10 से लेके 20 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 10 को भी काउंट करना है। तो किसी कार्ड पे 10 होगा, किसी पे 11 होगा, किसी पे 12 होगा। तो ये एक कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, ये तीसरा कार्ड है। हरी बात समझ में। तो 20वें नंबर तक के जाओगे तब तक के कितने कार्ड हो जाएंगे, 11 कार्ड हो जाएंगे। अगर किसी को शक है तो काउंट करके देख लो, 10 से लेके 20 तक नंबर लिखो, 11 आएगा, फाइन। तो यहाँ पर आंसर 10 नहीं आएगा बल्कि 11 आएगा। हमारे पास 11 ऑप्शन हैं या फिर 11 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके ज़रिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक कार्ड को इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइन। तो ये तो बहुत ही फुद्दू एक्सरसाइज थी, वैसे पूरा चैप्टर ही फुद्दू है तुम लोग के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी अपने को दिया हुआ है ना 10th स्टैंडर्ड में, बहुत लो लेवल का है, बहुत बोले तो बहुत लो लेवल, तो बहुत आसान चैप्टर है। ऐसे कह सकते हो कि मैथ्स का सबसे आसान चैप्टर है, या पूरे 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स का सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स की तो वैसे भी तुम लोग को टफ ही लगता होगा। चलो खैर, प्रैक्टिस सेट 5.2 की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1 इज, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस लिखना है, ठीक है। सैम्पल स्पेस मतलब क्या, जो भी आउटकम्स आ सकती हैं उनको सेट में बना के लिख देंगे, वो सैम्पल स्पेस आ गया। एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स को डिनोट करते हैं एन ऑफ एस से। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स होता क्या है, ये होता है कि सॉरी,
उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, बस उसी को नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे कि इस सेट में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है, ठीक है। अगर मैं कॉइन टॉस करूं तो कॉइन टॉस करने का सैंपल स्पेस क्या होगा, h, t। तो इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है काउंट कर लो, 2, h और t। तो यहाँ पर n ऑफ s कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर n ऑफ s कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, जिसको डिनोट किया जाता है n ऑफ s से। ओके, चलो पहला सब क्वेश्चन, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक कॉइन को और एक डाई को एक साथ फेंका गया, तो क्या सैंपल स्पेस होगा, ठीक है, आसान है बहुत। मैं फिर से ये चीज़ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप लोग एक बार लिख लेना उसको सोल्यूशन में। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, देयरफॉर सैंपल स्पेस एस एस, ठीक है। दोनों को एक साथ फेंक रहे हैं, कॉइन को भी और डाई को भी। तो ऐसे पॉसिबल है ना कि कॉइन पे हेड आ जाए या फिर टेल भी आ सकता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है कि कॉइन पे हेड आया और डाई पे ना 1 आया, या फिर ऐसे हो सकता है कि कॉइन पे तो हेड आया लेकिन डाई पे 1 नहीं 2 आया, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हेड और 3, या फिर हेड और 4, फिर हेड और 5 एंड हेड और 6। आगे बात समझ में। तो हेड के साथ हो गया। अब यही सेम चीज़ टेल के साथ भी तो हो सकती है कि कॉइन पे टेल आया और डाई पे 1 आया, कॉइन पे टेल डाई पे 2, कॉइन पे टेल डाई पे 3, ठीक है। तो t, 4, t, 5 एंड t, 6, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो ये है ना पूरा एक एलिमेंट है, इनको दो अलग अलग नहीं गिनना है, ठीक है। दोनों चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ थ्रो कर रहे हैं, तो दोनों से मिल करके एक आउटकम कहलाई जाएगी। तो दिस इज़ वन आउटकम, दिस इज़ अनदर आउटकम, ठीक है। ये पूरी एक आउटकम है, ये पूरी एक आउटकम है। आई होप समझ रहा है। ओके फाइन। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट कर लेंगे, उसको एन ऑफ एस में लिख लेंगे। देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। हरी बात समझ में। अब हो सकता है कि किसी के माइंड में यह आए कि सर 1, H, 2, H, ठीक है, या फिर 1, टेल, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ फर्क उससे नहीं पड़ेगा, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर उसने पहले कॉइन दिया है, बाद में डाई दिया है, इसकी वजह से मैं पहले कॉइन का आउटकम लिख रहा हूँ, उसके बाद डाई का लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बेटर वे है, जो मैंने लिखा है ये बेटर वे है वैसा, लेकिन 1, H, 1, T लिखोगे तो भी चलेगा। फाइन। सेकेंड सब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, ठीक है। एक भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए और इन्हीं तीनों को इस्तेमाल करके हमें क्या करने हैं, 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। तो 2, 3 और 5 को इस्तेमाल करके 2 डिजिट नंबर कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो देखो 22 बन सकता है, ठीक है। एक मिनट, चलो, तो 22 बना सकते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है कि डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 2 को रिपीट नहीं कर सकते, तो ये नंबर तो नहीं आएगा, तो 22 हट गया पिक्चर में से। फिर उसके बाद क्या बन सकता है, 23 बन सकता है, फिर क्या बन सकता है 25, ठीक है। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सैम्पल स्पेस में लिख लेता हूँ, एक बार लिख लोगे, 2 डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म एंड सो एंड सो एंड सो, therefore सैम्पल स्पेस एस एज, सबसे पहले आ जाएगा 23, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 25, ये 2 नंबर्स बन गए। फिर उसके बाद 32 भी बन सकता है, 35 भी बन सकता है, 52 भी बन सकता है और 53 भी बन सकता है, ठीक है। 55 तो नहीं आएगा क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं करना। बस यही 6 नंबर्स है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ओके, चलो, तो यहाँ पर एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, एन ऑफ एस हो जाएगा 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, ठीक है। एक डिस्क है, उसके ऊपर एरो है और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एरो को घुमा रहे हैं, ठीक है। अब ये एरो जो है ना, ये किसी ना किसी एक कलर पे रुकेगी। फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप, ये कौन से कलर पे रुकेगी या रुक सकती है, इसके बारे में हमें पता लगाना है। तो ये किसी भी एक पे रुक सकती है, यहाँ पर येलो पे रुकी हुई दिख रही है। अब देखो वीडियो तो नहीं दे सकते ना टेक्स्ट बुक के अंदर के घूम रही है वो, ठीक है, तो उनको रुकी हुई फोटो बतानी पड़ेगी। तो ये अभी येलो पे रुकी है, तो ज़रूरी है कि येलो पे रुकेगी, नहीं, ऑरेंज पे भी रुक सकती है, रेड पे भी, पर्पल पे भी, ग्रीन पे भी, ब्लू पे भी, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस एस में लिख लेंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, रेड पे भी रुक सकती है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखोगे, ठीक है। ऑरेंज पे भी रुक सकती है एरो, या फिर येलो पे रुक सकती है, या फिर ब्लू पे भी रुक सकती है, या फिर ग्रीन पे, या फिर पर्पल पे, ठीक है। कितने हैं, 6 नंबर ऑफ
सैम्पल पॉइंट्स एन ऑफ एस इज अगेन 6। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी बात समझ में, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप, कौन से कलर पे ये रुक सकती है, रेड पे, ऑरेंज पे, येलो पे, ब्लू पे, ग्रीन पे और पर्पल पे। ठीक है, आसान है बहुत। क्वेश्चन नंबर 3, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। उन दिनों को फाइंड करना है जहाँ पर जो डेट है ना वो 5 की मल्टीपल है। 5 की मल्टीपल है यानी कि 5 से डिवाइड होती हो, तो 5 से कौन कौन डिवाइड होगा, पहले तो उनको सर्कल आउट कर लेते हैं। ठीक है, 5 5 से डिवाइड होता है, फिर 10 भी डिवाइड होता है 5 से, फिर 15 है, फिर 20 है। दीज आर ऑल व्हाट, मल्टीपल्स ऑफ 5। उसके बाद क्या आएगा 25 एंड देन लास्ट वन विल बी 30। ठीक है, ये कितने हैं 6, ये 6 डेट्स हैं, ये 6 नंबर्स हैं जो 5 के क्या है मल्टीपल्स हैं। ओके फाइन, तो ये कौन कौन से दिन पे आ रहे हैं ये अपने को बताना है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सॉल्यूशन एस सैम्पल स्पेस। ठीक है, सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, वो दिन आएंगे जहाँ पर डेट 5 की मल्टीपल है। ठीक है, द डे कुड बी मंडे, मंडे भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं अगेन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखोगे। मंडे हो सकता है, फिर ट्यूसडे भी हो सकता है, फिर वेंसडे हो सकता है, या फिर थर्सडे हो सकता है। क्या नहीं, थर्सडे तो नहीं हो सकता। ठीक है, थर्सडे पे एक भी जो डेट है वो 5 की मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल में थर्सडे आ ही नहीं सकता, यहाँ थर्सडे तो नहीं लिखेंगे। क्या होएगा नेक्स्ट, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे लिख लेंगे। फिर उसके बाद सैटरडे हो सकता है एंड संडे भी हो सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। एक और बात यहाँ पर बता दूँ कि मान लो कि कोई ऐसा दिन होता जहाँ पर, वैसे पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल दे दे तो हो सकता है कि पॉसिबल हो। ठीक है, जैसे कि अगर 7 का मल्टीपल दे दे तो सारे दिन एक ही सारे डेट जो है वो एक ही दिन पे आएंगी। ठीक है ना, अरे बात समझ में। तो मान लो कि कभी ऐसे हो रहा है कि जो डे है ना वो रिपीट हो रहा है। जैसे कि मान लो मैंने 7 के मल्टीपल के लिए सैम्पल स्पेस बोला, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पर, 4 बार थर्सडे, 4 बार आ रहा है ना, 7 के मल्टीपल्स चारों बार कहाँ पर आ रहे, थर्सडे पे आ रहे, तो 4 बार थर्सडे लिखोगे क्या, नहीं। सेट्स में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, सेट्स में एलिमेंट्स को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, ये चीज़ तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। तो अगर मान लो कि क्वेश्चन में 5 के मल्टीपल के बजाय 7 का मल्टीपल पूछा होता तो हमारा सैम्पल स्पेस सिर्फ ये होता, थर्सडे का एक ही सैम्पल पॉइंट होता उसमें, और एन ऑफ एस क्या हो जाता, एन ऑफ एस हो जाता 1, एन ऑफ एस हो जाता 1। लेकिन अभी हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 5 के मल्टीपल की बात हो रही है, तो वहाँ पर ये डेज आएंगे और इसके लिए एन ऑफ एस कितना हो जाएगा 6। ठीक है, समझ में आ गया, आसान है बहुत। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2। ठीक है, एक रोड सेफ्टी कमिटी बनानी है जिसमें 2 लोग होंगे, फ्रॉम 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, और तुम्हारे पास ऑप्शन ये 4 लोग हैं। इन 4 में से किसी भी 2 लोग को चुन करके तुम्हें क्या करना है, रोड सेफ्टी कमिटी बनानी है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस लिखने के लिए एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। ठीक है, मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, दोनों बॉयज़ की कमिटी बना रहे हैं, एक केस। ठीक है, तो दोनों बॉयज़ की कमिटी होगी तो B1 और B2 आ जाएंगे। 2 लड़के हैं हमारे पास, एक का नाम B1 है और एक का नाम B2 है। ठीक है, ये एक लड़का और ये एक लड़का, और 2 लड़कियां हैं हमारे पास, G1 ठीक है और G2। लड़के मान लो टकले हैं, लड़कियों के पास 2 ही बाल हैं। ठीक है, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि दोनों बॉयज़ की कमिटी बना लूँ या फिर दोनों गर्ल्स की कमिटी बना लूँ। ठीक है, दोनों बॉयज़ की कमिटी बनाऊंगा तो उसमें कौन आएगा, बॉय 1 और बॉय 2। ठीक है, तो B1 B2 यहाँ लिख लिए। दोनों गर्ल्स की अगर कमिटी बनानी है तो दोनों जो कमिटी में दोनों जो लोग होंगे वो कौन होंगे, G1 और G2। ठीक है, आई बात समझ में। कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक बॉय और एक गर्ल की अगर कमिटी बनानी है तो मेरे पास क्या क्या केसेस हैं। एक तो ये केस है कि B1 G1 बना लो, दूसरा ये कि B1 G2 बना लो, तीसरा ये कि B2 G1 बना लो। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी B2 G1 बना लो, और चौथी पॉसिबिलिटी B2 G2 बना लो। ठीक है, इन्हीं को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो B1 G1, फिर B1 G2, फिर B2 G1, फिर B2 G2। समझ में आ गया? ठीक है, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है जहाँ पर हम लोग 2 लोग की कमेटी बना सकते हैं? नहीं, सारे केसेस कंसिडरेशन में आ चुकी हैं। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, इन सबको मिला करके लिख लो, बस वही हमारा सैम्पल स्पेस होगा। तो मैं यहाँ पर अच्छे से लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है ज़्यादा। अपने पास सैम्पल स्पेस आ जाएगा B1 B2
V1 G1, V1 G2, V2 G1, V2 G2, and the last one will be G1 G2. सॉरी, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए? 6, राइट? ठीक है, यहाँ से 4, यहाँ से 2. ओके फाइन, हो गया ना? बस दैट्स इट. तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट होता है. अगले लेक्चर में मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक नहीं किया है तो, और जिन्होंने किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब रहें. ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए. अगले लेक्चर में मिलते हैं. टाटा बाय बाय.